तो हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केएससी क्लासेस में। बच्चों आप सब बताइए कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, है कि नहीं है? आइए बच्चों, हम लोग अब बताते आ रहे हैं कि भाई आप लोग को क्लास 12th 10th के बच्चों के लिए हम हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है ना। आज उसी का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट सेकेंड वीडियो जो है आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, एक बार जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। बिना किसी गप के हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, ठीक है ना। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोष है। यानी अगर आपको काम लेना था, पहले के समय में काम करता था लोग या काम दिया जाता था तो उनसे जाति पूछ पूछ कर काम दी जाती थी। जाति के आधार पर लोग को काम दिया जाता था, जाति के आधार पर लोग भेदभाव भी करते थे, ठीक है ना। जो नीच जाति का लोग होता था उसे कुएं पर पानी भरने नहीं दिया जाता था, बड़े कास्ट वाले लोगों के गली से गुजरने नहीं दिया जाता था, नीच कास्ट सबसे छोटे जाति वालों को इतना भेदभाव किया जाता था। तो समझो चलने फिरने में भेदभाव किया जाता था, तो काम देने में या काम करवाने में उनसे कितना भेदभाव किया जाता होगा, ठीक ना। जाति प्रथा का विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। देखिए, आपको हम और आप चाहते हैं कि जाति के आधार पर हमको काम मिले? क्या आप लोग चाहते हैं? कोई भी भारत के प्रत्येक नागरिक कोई नहीं चाहता है कि हमको जाति के आधार पर काम मिले। सब लोग चाहता है कि हमको रुचि के आधार पर काम मिले। जिस चीज को हमको काम करने में मन लगता है वो चीज हमको करने के लिए दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। उसमें हमको मन लगेगा, दिल दिमाग से काम करेंगे, पूरा ढंग से पूरा खुश रहेंगे काम करने में, है कि नहीं है। यदि आपको रुचि के आधार पर काम दिया जाएगा और आपके जाति के आधार पर काम दिया जाएगा और उस चीज को करने में आपको मन नहीं लग रहा है तो क्या आप लोग काम कीजिएगा? बताइए। जाति के आधार पर आपको काम दिया जाएगा तो कभी भी काम आप कर सकते हैं? नहीं कीजिएगा, है कि नहीं है। तो आगे कह रहा है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है। देखिए, यदि मेरा व्यक्तिगत रुचि है, मेरा अपना पसंद है कि भाई हमको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि नहीं। आप लोग को भी व्यक्तिगत सोच अलग अलग होगा। किसी को खेलने में मन लग रहा है, किसी को फोन चलाने में मन लग रहा है, किसी को क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, गुल्ली डंडा खेलना है, किसी को गोली खेलना है, किसी को ताश खेलना, सबका रुचि अलग अलग है। किसी को पढ़ने में मन लग रहा है। तो यहाँ देखिए, जाति के आधार पर यदि काम बांटा जाएगा तो मनुष्य की रुचि को दबा दिया जाता है, ठीक है ना। मनुष्य के जो जिस चीज को पसंद है काम करने में उसको पसंदीदा काम नहीं मिलेगा, कभी भी पसंदीदा काम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके व्यक्तिगत रुचि का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचिपूर्ण के साथ केवल व्यवस्था पूर्ण करते हैं। देखिए, लेखक कह रहा है बाबू, लेखक कह रहे हैं कि आज के उद्योग धंधों में, देखिए आज के उद्योग धंधा में काम जो है, काम करने में व्यक्ति को ज्यादा परेशानी नहीं है जितना परेशानी उसको अरुचिपूर्ण काम को करना पड़ता है, ठीक है ना। किसी को जबरदस्ती काम दिया गया कि भाई तुम माथा पर टोकरा ढोबो और उस चीज को उसको करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है तो क्या वह आदमी काम को कर पाएगा? हमको रुचि है भाई कि पढ़ाने में, हमसे कोई जो है ईंटा ढोवावे दिन भर, बोले कि तुम ईंटा ढोवो, हमको मन करेगा ईंटा ढोने का? हम उस काम को रुचि पूर्वक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यदि कोई बोल दिया कि तुम पढ़ाओ तो हम पढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं है। आपको खेलने में अच्छा लगता है, आपको खेलने के लिए बोला जाए, कोई काम दे देगा, जिसको खेलने में मन लग रहा है, मोबाइल चलाने में मन लग रहा है, उस चीज उस व्यक्ति को बोलेगा कि तुम पढ़ो तो आदमी पढ़ सकता है? नहीं मन लेगा उसको, है कि नहीं है। तो व्यवस्थापूर्ण काम को करेगा। कैसा करेगा? व्यवस्थापूर्ण।
ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि मजबूरन व्यवस्था पूर्व किसी काम को करना पड़ता है, तो आदमी बड़ी काम को टाल टाल के करेगा, ठीक है ना। आज नहीं होगा, ये काम को हम लोग कल करेंगे, कल नहीं होगा क्योंकि कल संडे है, परसों करेंगे। ऐसा काम को टालता है, क्यों? क्योंकि उस काम को करने में उसको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। आज जिस काम को करने में उसको मन लगेगा तो तुरंत बोल देगा कि लाइए ना, अभी वाला काम को हम कर देते हैं। इस काम को करने के लिए कल परसों नहीं करेगा, लेकिन जिस काम को करने में उसको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है तो कहेगा कल नहीं कीजिएगा, परसों होगा, तरसों होगा, ऐसे बोलता है कि नहीं? टालू काम करने पर स्थिति आ जाता है। फिर कह रहा है बच्चा आगे कि ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता है और ना ही दिमाग लगता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? देखिए, यदि कोई आदमी को, कोई व्यक्ति को काम करने के लिए विवश किया जाए और उस काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो व्यक्ति व्यवस्था पूर्वक काम को करेगा, जबरदस्ती उसको काम को करेगा। और जबरदस्ती जिस काम को करेगा उस काम को करने में ना तो उसको दिल लगेगा और न ही उसको उस काम करने में उसको दिमाग लगेगा, यानी उस काम को करने में बिल्कुल भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, ठीक है ना। आप लोग को मोबाइल चलाने में मन लगता होगा, खेलने कूदने में मन लगता होगा। आपसे बोला जाए कि जाके बर्तन मैस दो, मैस पाइएगा? संभव है? आपको दिन भर खेलने कूदने मोबाइल चलाने के मन कर रहा है, पिताजी बोल रहे हैं कि जाके मसूरी का वार दिए हैं, जरा 10 को बोझा ले आओ, ला पाइएगा? नहीं लाइएगा। काहे कि उस चीज को करने में आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं है। लेकिन बोलेंगे पापा कि मोबाइल चलाओ बैठ के दिन भर, आया आपको मोबाइल चलाने में रुचि है तो दिन भर बैठ के मोबाइल चलाइएगा, ठीक है ना। खेलने के लिए बोल देंगे तो दिन भर खेलिएगा, भूखले प्यासले एकदम। काहे के लिए? काहे कि उस चीज को करने में आपको बड़ी रुचि है, बहुत पसंद है। समझ में आया बोले जो? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अतः यह निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यानी यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया है बाबू कि जाति प्रथा पूर्ण रूप से क्या है? हानिकारक है। यानी जाति के आधार पर किसी को यदि काम दिया जाता है तो वह हानिकारक चीज है, वह बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है ना। यदि यह जाति के आधार पर किसी को काम बांटा जाता है तो उस काम को वह रुचि पूर्वक नहीं कर सकता है, और ना उस काम को करने में उसको दिल ना ही दिमाग लगेगा, ठीक ना, व्यवस्था पूर्वक करेगा। अब आगे देखिए, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा शक्ति व आत्मशक्ति को दबा करे उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है, ठीक है ना। जैसे किसी को काम करने में, पढ़ने में मन नहीं लगता है, उस व्यक्ति को बोलो कि भाई तुम जबरदस्ती पढ़ाओ, तुम काम करो, उस व्यक्ति को उस काम को करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। धीरे धीरे एकदम निष्क्रिय हो जाएगा, शक्ति विहीन हो जाएगा। 1 घंटा काम करेगा, उसके बाद आधा घंटा आराम करेगा, 1 घंटा काम करेगा, उसके बाद आधा 1 घंटा आराम करेगा। काहे करेगा? काहे कि उस काम को करने में उसको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। लेकिन उसी व्यक्ति को उसको रुचि के आधार पर काम दिया जाए बाबू, तो उस काम को 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगातार करेगा, लेकिन उस काम को करने में उसको बिल्कुल भी हरासमेंट या थकान नहीं महसूस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको रुचि के आधार पर काम बांटा गया, और रुचि के आधार पर काम नहीं दिया जाएगा तो उस काम को व्यवस्था पूर्व करेगा तो उसका मानसिक स्थिति एकदम जो है बहुत कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना, थकान महसूस करेगा। आगे देखिए क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है?
देखिए लेखक बाबा साहब कह रहे हैं कि अब मैं आर्थिक पहलू को लेता, रचनात्मक के आर्थिक पहलू को, यानी अब मैं आजकल की समस्या को उठा रहा हूं, ठीक है ना, उस चीज को मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। तो बताइए कि आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध, यानी जाति के विरुद्ध, जो जाति को मानते हैं उसके विरुद्ध हूं, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? यानी जाति के उल्टा काम कर रहे हैं तो आदर्श समाज क्या है? आदर्श समाज जानते हैं किसको कहते हैं? आदर्श समाज उसे कहते हैं जो जिस समाज में रहता है उस समाज में गरीब हो, अमीर हो, ठीक है ना, भिखारी हो, वहां उस आदमी को मदद करे और सारे जातिवाद को भूल कर उस व्यक्ति को मदद करे, ठीक है ना। आपके यहाँ कोई समाज में गरीब है, उसके यहाँ 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, माता पिता बहुत लाचार हैं, ठीक है ना, शादी विवाह नहीं करवा सकते हैं बेटियों को, तो गांव वालों को एकत्र होकर एक संगठन बनाकर सभी लोग अपने अपने घरों से कुछ सहायता राशि देकर उनके दोनों बेटियों को उचित पूर्ण उनको विवाह कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है आदर्श समाज। जैसे सब मिलकर उसके लिए मदद करेंगे तो अपने जातिवाद को भूल जाएंगे, और जातिवाद को जिस दिन भूल जाएगा उसमें मानवता आ जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता। देखिए आदर्श समाज स्वतंत्रता होगा, किसी भी जाति के बंधन में बंधा नहीं होगा, समता, उसमें एक अलग प्रकार की क्षमता होना चाहिए, भ्रातृत्व यानी भाईचारा पर आधारित होगा, ठीक है ना। यानी भाईचारे पर बाबा साहब का कहना है कि आदर्श समाज हम उसे कहेंगे जो, आदर्श समाज हम उसे कहेंगे जो स्वतंत्रता, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो, ठीक है, समता यानी उसके इच्छा शक्ति के अनुसार हो, तीसरा है भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, ठीक है ना। आप किसी गरीब आदमी को सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आप अपनी जातिवाद को भूल जाइए, उसके बाद जो है आप स्वतंत्र रूप से उसका मदद कीजिए, ठीक है ना, भाईचारे के रूप में कीजिए, आपको जितना क्षमता है उतना ही मदद कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि भाई आप 2-4 कट्ठा लिख दीजिए, अपना घर दे दीजिए उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी को अगर मदद करना चाहता है भाईचारे के रूप को लेकर, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को क्या ही परेशानी हो सकता है? कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। हमें आपको एक कलम देना है भाईचारे के रूप में, हमें आपको पढ़ाना है भाईचारे के रूप में, तो हमें क्या आपत्ति हो सकता है? या आपको हमसे पढ़ने में क्या आपत्ति हो सकता है? अच्छा लगेगा तो आप हमसे पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं पढ़िएगा, है कि नहीं है। तो हमको पढ़ाने में या पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार का रहा है कि यदि किसी को आप मदद कर रहे हैं तो भाईचारे के रूप में कीजिए, है कि नहीं है, जबरन किसी का मदद नहीं करना है। देखिए आगे, आगे कह रहा है किसी भी आदर्श से समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। देखिए कह रहा है बाबू कि समाज में इतनी गतिशीलता जरूर होना चाहिए कि एक गांव में अगर कोई व्यक्ति, सब गांव मिलकर, यानी कोई भी गांव में सभी व्यक्ति मिलकर किसी गरीब को मदद कर दिया तो उस गांव से लोग सीखेगा दूसरा गांव वाला, ठीक है ना। बाय द वे मान लिया जाए, क्या हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर ही कोई गांव है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई गांव है, कोई गरीब आदमी है, ठीक है ना, गरीब आदमी के यहाँ बाल बच्चा है, बेटियां है, उसको ये गरीब आदमी शादी नहीं करवा सकता, लेकिन और भी गांव के लोग जो है इनको पैसे इकट्ठे करके, यानी एक होकर इनके बेटियों को शादी करवा दिया। अब इसी के बगल में दूसरा गांव वाला है, इसी के बगल में दूसरे गांव वाला है, तो यहाँ जो सब लोग संगठित होकर गरीब आदमी को क्या किया, सहायता राशि दिया, इनके बेटियों को क्या कर दिया, शादी विवाह करवा दिया, ठीक है ना। तो इसी गांव का सीख दूसरे गांव वाला भी सीखेगा, यानी यहाँ के जो रूपरेखा होगा यहाँ भी संचालित होगा, ठीक है ना। अब इसी गए
के पद चिन्ह पर दूसरा गांव भी चलेगा। तो जो यहाँ के लोग किया है वे यहाँ के लोग भी करेगा। यहाँ के लोग जातिवाद को भूलकर इसका मदद किया गरीब आदमी को, तो यहाँ के भी लोग जातिवाद को भूलकर यहाँ के गरीब आदमी को क्या करेगा, मदद करेगा। अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होता है तो मुख्य रूप से जातिवाद, हम आपको लोग को बताते हैं कि जातिवाद पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा अगर इस प्रकार के लोगों का सोच रहा तो, ठीक है ना। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। देखिए, यदि कोई समाज में कोई कृतियों को तोड़ रहा है, ठीक है ना, यानी समाज में सब प्रथा सही चल रहा है लेकिन कोई व्यक्ति आया जो प्रथा को उल्टा पुल्टा कर दिया, तो उस चीज को रोकना है, उस व्यक्ति को क्या करना है, रोकना है, समाज को बदलने से रोकना है कि नहीं। समाज में सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति उथल पुथल मचा दिया तो उस व्यक्ति को आप लोग मना करना पड़ेगा, है कि नहीं, कि हमारे समाज को आपके चलते क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है हमारा समाज, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। देखिए, बाबा साहब लास्ट में ये कहते हैं बाबू कि सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन है, यानी हमारे सामाजिक जीवन में लोगों को मदद करने का साधन बहुत अलग अलग है, अवसर या उपलब्ध है, रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए। यानी हमारे गांव में या आपके गांव में बहुत से कास्ट के लोग हैं, ठीक है ना, मदद करते समय अपनी जात को भूल गया, यानी किसी को मदद करते समय जात को क्या किया, भूल गया, तो वहां पर ये दूध और पानी के मिश्रण के समान भाईचारा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दूध में यदि पानी को मिला दीजिएगा, ठीक है ना, तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। यानी अगर आप गरीब आदमी को मदद कर रहे हैं, आप बड़े कास्ट को कर रहे, तो वहां पर ही आपकी कास्ट बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म, वहां पर ही भाईचारा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगी बाबू, भाईचारा। भाईचारा यानी मानवता, है कि नहीं। इसी का दूध और पानी के मिश्रण के नाम को ही क्या नाम दिया है, लोकतंत्र नाम दिया है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या दिया है, लोकतंत्र। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र, ठीक ना। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यानी लोकतंत्र जो है समाज में आदान प्रदान का दूसरा नाम है। यानी कि लोकतंत्र में यदि कोई प्रथा बढ़िया चल रहा है तो वहाँ के लोगों का दिनचर्या भी ठीक रहेगा, ठीक है ना। समाज में कोई प्रथा सही ढंग से चल रहा है बाबू, तो वहाँ के लोगों की दिनचर्या भी बिल्कुल क्या रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, श्रद्धा व खुशी का हो भाव, सम्मान का भाव हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया हो, ठीक है ना। तो समझ में आया हो तो यस से, और नहीं आया हो तो नो बोल दीजिएगा, है कि नहीं है। फिर भी हम आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे, है कि नहीं। आप लोग को ये श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तो बस इसका अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे बाबू, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास को लेकर। तो इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, जो लाइन बाय लाइन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको एकदम याद कर लीजिएगा, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में हेल्प कर सके, है कि नहीं। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका भाई का मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए निरंतर मेहनत करता रहे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है। बाय बाय।